गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को सीखा, लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंपनसेशन इफेक्ट एंड हम अब इसी सीरीज में एक टॉपिक और जोड़ने जा रहे हैं, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। क्या मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन का और ये किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थ्रू आउट द जर्नी हम इस बात को जानेंगे। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, इसका जवाब हमारे पास ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को पॉइंट मास मानते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पार्टिकल पॉइंट मास नहीं होते। उनका नेचर प्रोबेबिलिस्टिक होता है। उन्हें हम डिनोट करने के लिए वेव फंक्शन का यूज करते हैं और उस वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि कंजुगेट एंड कंजुगेट ऑफ दैट वेव फंक्शन या वेव फंक्शन और कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन दोनों मिलकर के हमें 1 की वैल्यू दें, क्योंकि हम इस तरीके से कह सकते हैं लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट हम दोनों साइड की लेंथ पता कर लें सेंटर में से, तो हम पूरा का पूरा एरिया पता कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें वेव फंक्शन और कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन दोनों मिल जाते हैं, तो हम पूरे के पूरे पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन को आइडिया लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में हम उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाएंगे कि एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ है। लेकिन अगर वैल्यू 1 हम ला के दे दें, तो ऐसी कंडीशन में हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो जो नॉर्मल जो फंक्शन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें ये सारी बातों का पता होना बहुत जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन हमें आइडिया देता है अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज वेरी स्मॉल। एग्जैक्ट लोकेशन तो हम फिर भी उसकी नहीं पता लगा सकते, हम केवल और केवल उसके पास तक पहुंच सकते हैं। कई साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न एंड हाइजेनबर्ग ने यहाँ तक बोला है कि हम पोजीशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैक्स बॉर्न ने हमें बताया है कि डायनेमिकल सिस्टम की पोजीशन को पता कर पाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एंड जो वेव फंक्शन होता है वो केवल और केवल अपनी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर काम करता है, और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी कंजुगेट और वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, तो उस एरिया के अंदर ही हमारा पार्टिकल होगा। हम ये कह रहे हैं उस एरिया के अंदर ही हमें पार्टिकल मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें कहाँ मिलेगा। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी हैं और इन सभी बातों को ही हम नॉर्मलाइजेशन में लेके आते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल बहुत छोटा है, उसकी पोजीशन पता कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से हम कार को देख लेते हैं, उसकी पोजीशन, लेंथ, 3 डायमेंशन पता लगा लेते हैं, लेकिन एज हम कार को पता लगा लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं उनकी लोकेशन हम सिंगल मैंने पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पार्टिकल। एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। हाँ, तो नॉर्मलाइज एक फंक्शन जो वेव फंक्शन है, when that wave function is going to be normalized, when the function is going to be normalized। तो अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जो हमने वेव फंक्शन लिया है वो नॉर्मलाइज कब होगा, या नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन
जो हमारा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, अगर हम उसे डिटरमाइन करना चाहें, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए हम कहना चाहेंगे कि ए फंक्शन इज नॉर्मलाइज if the probability of finding that particle is equals to 1. Probability of finding the particle is equals to 1. अगर एक फंक्शन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस फंक्शन को नॉर्मलाइज फंक्शन कहेंगे। एंड जो मेथड उस फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज टू नॉर्मलाइज a wave function is called normalized wave function या normalization। उसे हम नॉर्मलाइजेशन जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है फाई, फाई एक एक्स हमारा एक नॉर्मलाइज फंक्शन है और यहाँ पर C1 φ1x प्लस C2 φ2x ये हमारा एक फंक्शन है और ये फंक्शन हमारा जो नॉर्मलाइज है या नॉर्मलाइज नहीं है इसे हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और ये ऐड करने से हमें 1 मिले तो हम कहेंगे कि हमारा जो लीनियर वेव फंक्शन जो दे रखा है वो एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। दैट वेव फंक्शन इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। दैट इज अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी p है और अगर हम p1 प्लस p2 करें उसकी वैल्यू हमें 1 के बराबर मिले तो ऐसे फंक्शन को हम नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बोलेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है p इज इक्वल टू c का होल स्क्वायर होता है। जो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट दे रखा है अगर इसका स्क्वायर हम करें और स्क्वायर करने से अगर हमें उसकी वैल्यू 1 मिलती है तो हमारा फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बोला जाएगा। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी हमारे पास, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं C1 का होल स्क्वायर प्लस मोड C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम कांस्टेंट के टर्म्स लगा करके इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ द फंक्शन की एक कंडीशन निकल के आती है। अगर हमारा क्वांटम पार्टिकल जो है इन वेव फंक्शन से डिफाइन हो रहा है और क्वांटम पार्टिकल के ये जो टर्म जो हैं ये दोनों कांस्टेंट हैं और इन दोनों कांस्टेंट का सम करने से हमें अगर वैल्यू 1 मॉडुलस का स्क्वायर करने से हमें वैल्यू 1 मिल रही है तो आवर गिवन पार्टिकल is going to be a given wave function that is has the dependency on these two functions is going to be the normalized wave function। तो नॉर्मलाइज की एक कंडीशन हमारे पास ये बनती है।
अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास एक फाई एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 4/5 फाई 1 प्लस अंडर रूट 1/5 फाई 2 एक वेव फंक्शन है और ये फाई एक्स जो है इन दोनों पे डिपेंड, ये दोनों हैं। तो अगर हमें ये देखना है कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज है या फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस C1 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन दिस, तो हमारे पास P1 जो होगा वो बराबर होगा C1 मोड का होल स्क्वायर, और C1 मोड का होल स्क्वायर करने पर हमें ऑप्टेन होता है 4/5। वहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल P2 ये हमारे पास होती है C2 के बराबर, इट इज बिकम इक्वल टू C2 का मोड का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आती है हमारी 1/5 के। अब हम P1 प्लस P2 करते हैं। नाउ P1 प्लस P2 करते हैं तो हमारे पास 4/5 प्लस 1/5 और इसकी वैल्यू हमारे 1 के बराबर होती है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं दोनों की कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने पर हमें 1 की वैल्यू मिल रही है। तो आवर गिवन फंक्शन इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इसी प्रकार अगर हम और फंक्शन लें, इफ वी टेक सम मोर फंक्शंस, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग P1 पार्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, दोनों को ऐड कर दिया, 1 की वैल्यू आ रही है, तो हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पर दूसरे फंक्शन यहाँ पर हम लेते हैं, तो हमारे पास फाई एक्स की वैल्यू जो है वो बराबर होती है √3/2 फाई 1 प्लस √1/2 फाई 2। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें और प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाई 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 2 को दोनों ऐड कर दें, दैट इज C1 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर करने पर हमें यहाँ 3/4 प्लस 1/4 करने से 1 मिलता है। तो इस तरीके के फंक्शन को इसको भी हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू सी 1/3 फाई 1 प्लस 1/2 फाई 2 अंडर रूट एंड अंडर रूट फाई 2। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन के लिए जब हम ये करते हैं तो फाई यहाँ C1 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर करने पर 1/3 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 6/5, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो हमारा दिया गया फंक्शन भी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि वेव फंक्शन हमारा 1 के बराबर हो। नोट इट डाउन, फिर आगे देखते हैं। ये हमारा लीनियर वेव फंक्शन था। अब हम एक कंटिन्यूअस वेव फंक्शन के लिए भी इसको आजमाएंगे। कंटिन्यूअस वेव फंक्शन जो कि दिए गए लिमिट के बीच में अगर हम इस फंक्शन को निकाल रहे हैं, तो किस तरीके से हम उस वेव फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मलाइज है या नॉर्मलाइज नहीं है। तो हमारे पास पहले हम इसे एज कर देते हैं। इसे भी रेज कर देते हैं। चलो
नाउ सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटिन्यूअस वेव फंक्शन है, वी आर गोइंग टू हैव द कंटिन्यूअस वेव फंक्शन दैट इज फाई एक्स। हमारे पास एक कंटिन्यूअस वेव फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर है एक्स के बराबर है हमारे पास ये वैल्यू, और हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है हमारा नॉर्मलाइज है या नहीं है, और लिमिट हम ले लेंगे। चलिए एक्स, यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे एक्स इक्वल्स टू 2 से एक्स इक्वल्स टू 3 के बीच में ये हमारा दिया गया फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज फंक्शन है या नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके के नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी फाई एक्स मोड ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास फाई एक्स एंड कंजुगेट ऑफ फाई एक्स दोनों का वैल्यू जो है 1 के बराबर आता है विद इन लिमिट ए एंड बी, ए और बी लिमिट के बीच में अगर हमारा फंक्शन की वैल्यू इतनी आती है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज है। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं है, द फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मलाइज हियर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर ए से बी करने पर फाई की वैल्यू हमारे पास एक्स और एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम देखें 2 से 3 के बीच में। तो यहाँ पर जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 की वैल्यू आई, और कहाँ से कहाँ तक 2 से 3 के बीच में हमने इसे इंटीग्रेट किया। नाउ जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है यहाँ पर 27 अपॉन के 3 माइनस 8/3 के बराबर वैल्यू हमारी आती है। और जब हम यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं ये वैल्यू, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये 90/3 विच इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है। तो अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो भी एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं होगा, that function is also not going to be an normalized wave function। तो ऐसे फंक्शन को अगर हमें नॉर्मलाइज करना है, if we want to normalize such kind of function, तो हम किस तरीके से इसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू फाई एक्स में हम एक कांस्टेंट n लगा देते हैं। एक कांस्टेंट सपोज कीजिए हमने के एक्स लगा दिया। अब जब हम यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे और हमने मान लिया ये जो हमारा वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, इट इज गोइंग टू बी a normalized wave function in between the given limits। तो इंटीग्रेशन 2 से 3 और यहाँ पर हमारा n और k स्क्वायर हो जाता है, के स्क्वायर, और यहाँ पर के स्क्वायर के साथ हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हमारा 1 के बराबर है, ये हमने मान लिया। नाउ यहाँ पर हमने जो वैल्यू यहाँ पर निकाली थी इसकी, वो हमारे पास आई थी 90/3 एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो आई थी 90/3 के स्क्वायर इंटू 90 वाई का 3 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम अब इसे उधर ले जाएं तो हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी उसका अंडररूट कर देंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू बनती है के स्क्वायर इक्वल्स टू 3/90 एंड के इक्वल्स टू अंडररूट 3/90। तो के की वैल्यू हमारे पास ये आती है, और अब जो हमारे पास के की वैल्यू आई है उसे हम
इस फंक्शन में पुट कर देंगे। सो हमारा जो फंक्शन है, जो अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन था, वो अब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हो गया। सो द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, सो द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमारे पास फाइव एक्स जो था नॉर्मलाइज हो गया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के। हमारे पास अगर हम अंडर रूट 3y 9t और एक्स स्क्वायर रखें तो हमारे पास फंक्शन जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर इस तरीके से हम किसी भी अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन। अब हम साइन थीटा के लिए नॉर्मलाइजेशन लिखेंगे वेव फंक्शन का। तो वी हैव नॉर्मलाइजेशन हमें ये चेक करना है कि जो हमारा फाइव एक्स जो है, फाइव एक्स इक्वल्स टू साइन एन पाई एक्स अपॉन ए जो है वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है या नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं है, इन बिटवीन द लिमिट एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू ए के बीच में ये हमारा फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है या नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं है। तो अभी जैसा कि हमने बताया नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है अभी हमने वो देखी। तो कंडीशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन जो हमारे पास थी वो थी इंटीग्रेशन ए से बी फाइव एक्स एंड फाइव एक्स डैश इज इक्वल टू 1। तो हम इस फंक्शन को हम चेक करेंगे फॉर द गिवन लिमिट्स एज इट इज नॉर्मलाइज्ड फंक्शन और इट इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो हमने जब पुट किया इसे तो 5 इसे सॉल्व करेंगे 0 से a के बीच में और यहाँ साइन एन पाई एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। का होल स्क्वायर dx। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर बनती है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से a साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। और अगर हम इसे देखें तो हमारे पास एंटी होती है दैट इज cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर। तो अगर हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर, यहाँ हमारे पास वैल्यू बन जाती है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x और यहाँ पर
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2x के बराबर हमारे पास स्पेलिंग करके आती है। तो अब हम ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है, अब हम इसे यहाँ पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से a वो वैल्यू हमारे यहाँ की 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, 1/2 हमने बाहर निकाल लिया है, और हमारे पास यहाँ बचता है 1 माइनस कॉस 2 और यहाँ n पाई x और a dx के बराबर। अब हम इसे ओपन एंड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनता है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से a dx माइनस यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करें, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2 cos 2n पाई x अपॉन a dx 0 से a। So note it down to here. अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन में मिलता है 1/2 x 0 से a, इसका इंटीग्रेशन साइन मिलता है और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू first note it down, a 2 पाई n और यहाँ साइन 2 पाई n x अपॉन a, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ 0 से a हम इसे करते हैं तो ये हमारे पास बनता है a/2 के बराबर, और यहां पर जब हम इसे पुट करते हैं तो माइनस के a 4 पाई n, यहाँ हमारा साइन 2 पाई n a अपॉन a माइनस के साइन 0, ये वैल्यू बनती है। a से हमारा a कैंसिल हुआ और यहाँ क्या बचता है हमारे पास, a/2 माइनस a 4 पाई n साइन 2 पाई n
माइनस साइन 0। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 2 पाई है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें वैल्यू यहाँ पर मिलती है a/2 माइनस a/4 इंटू 0। और फाइनली हमें जो वैल्यू मिली वो मिलती है प्रोबेबिलिटी की a/2 दैट इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर नहीं है। तो 1 के बराबर जब ये नहीं है तो हमने ये कंक्लूजन दिया कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन नहीं है। सो द गिवन वेव फंक्शन is not a normalized wave function। दिया हुआ फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। अब ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है लेकिन हमें इसे नॉर्मलाइज बनाना है। तो हाउ वी कैन मेक दैट अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इनटू अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो अब हम इसे आगे यहाँ देखते हैं। पहले हम इसे सारा इरेज कर देते हैं फिर हम आगे देखेंगे इसे। देखिए यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो हमारा फंक्शन है फाइव एक्स इक्वल टू, इसमें हम के कांस्टेंट लगा देंगे साइन एन पाई एक्स अपॉन ए कर देंगे। एक कांस्टेंट के लगा करके अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है 0 से a है, 0 से a फंक्शन के लिए है। अब 0 से a के बीच में हम जब इसे निकालेंगे तो हमारे पास 5x एंड कंजुगेट ऑफ 5x करने पर हमें मिलता है इंटीग्रेशन 0 से a के स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई x अपॉन का a। और अभी हमने यहाँ पर पता किया था कि जो साइन स्क्वायर x होता है वो 1/2 माने 1 माइनस 2 cos 2x के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन देता है। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि हमारा नॉर्मलाइज है। के वैल्यू पुट करने से ये फंक्शन जो है हमारा वो नॉर्मलाइज फंक्शन हो चुका है। दैट फंक्शन इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइज फंक्शन एज वी पुट द वैल्यू हियर। तो के स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर के स्क्वायर हमने यहाँ से बाहर निकाला और इंटीग्रेशन 0 से a यहाँ 1 माइनस और 1 अपॉन और 2 को भी हम यहाँ रख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस cos 2 एन x 2 एन पाई x अपॉन a dx के बराबर हमारे पास वैल्यू होगी। अब हम इंटीग्रेशन करते हुए चलेंगे और ये हमारा 1 के बराबर रहेगा। तो के स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। dx इंटीग्रेशन में किया सेपरेटली। अगर हम यहाँ से इंक्रीज करें
dx का 0 से a इंटीग्रेशन 0 से a cos 2 पाई n x on a dx इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके यहाँ आएगी और हमने जब इसे सॉल्व किया तो क्या वैल्यू बनती है a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हमारा x 0 से a तक माइनस यहाँ हमारे पास a 2 पाई n और साइन 2 पाई n x अपॉन a ये बनेगा और 0 से a तक के लिए तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है a स्क्वायर a बाई 2 माइनस a स्क्वायर a 4 पाई n और यहाँ पर साइन 2 पाई n माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 1 साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 साइन 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 0 तो हमारे पास वैल्यू बनती है a स्क्वायर a अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 और यहां से अगर हम के स्क्वायर निकालते हैं ये भी फाइंड आउट के स्क्वायर तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाती है 2 बाई ए इज इक्वल टू के इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ए के की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 बाई ए के बराबर होती है और ये के की वैल्यू हम जब इस फंक्शन में हमारे जो दिया गया फंक्शन था उसे पुट कर दें तो हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज फंक्शन हो जाता है। So we have putting the value of k, putting the value of k phi x is equals to under root 2 upon a sin n pi x upon का a. It is the normalized wave function we are going to be have in terms of sin theta. Note it down.